नमस्कार साथियों, मैं महिमा इंद्रिया हमारे एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एमपी सेट परीक्षा 2022 का पेपर 1 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कितना इन डेप्थ था, आपको इससे समझ में आने वाला है। हम पूरे 10 यूनिट के पूरे 50 क्वेश्चन पूरे डिटेल में करने वाले हैं। तो शुरू कर ये अब हमारा एक नया बैच भी लॉन्च होने वाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इसकी भी वैकेंसियां जल्द ही आने वाली है। अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस का बैच अगर चाहिए तो परचेस कर सकते हैं, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। और यही उसके लिए एक अभी एमपी सेट 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का और बहुत सारे अदर विषय का हिंदी हिस्ट्री के लिए भी एक मेंटरशिप सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें आपने वीडियो लेक्चर तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर आपको इसमें पता लगेगा कि आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ टास्क दिए जाएंगे, आपको वो पूरे कंप्लीट करने हैं। आपको फिर हम पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे, आपको वो अच्छे से करने हैं। यहाँ पे डेली स्टडी, आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और ये है हमारा पेपर 1 का। यहाँ पे आपको ये जो हमारा 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ में यहाँ पे ई बुक भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की कुछ यूनिट्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। और यहाँ पे आपको एक ये भी ऑफर मिल जाएगा कि आप पेपर 1 लेंगे तो जो आपका पेपर 2 है उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप बिल्कुल बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जिसके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा डीटीएच चैनल है, इन ऐप में से हमको बताना है कि क्या दीक्षा है, स्वयं प्रभा, निष्ठा, स्वयं। तो इसका आंसर होगा स्वयं प्रभा। जो हमारा स्वयं प्रभा है ये एक टेलीविजन पे आता है। इसमें आपको पता होना चाहिए 34 डीटीएच चैनल होते हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है अब हमारे नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो डीटीएच चैनल जो स्वयं प्रभा से होते हैं इसमें कितने चैनल होते हैं। तो इसमें 34 होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लागू होते हैं। ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि ये सेट 15 इस उपग्रह द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया था और उसके ही द्वारा हमारा ये स्वयं प्रभा चैनल चलता है। तो ये उपग्रह का नाम भी हमारे एमपी सेट एग्जाम में आ सकता है। ये यूजीसी नेट में भी एक बार आ चुका है प्रश्न, तो आप लोग याद रखना ये एमपी सेट में भी अगली बार आ सकता है। आंसर बी हो गया। अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है। जो हमारी ये एक सिस्टम होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसका मुख्य लाभ हमारे क्या है। शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षकों के लिए लचीलापन प्रदान करना, छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना, या शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। इसका सही आंसर क्या होगा, आप करने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर होगा डी, कि जो हमारी शिक्षा है उसको शिक्षक केंद्रित से हटा के विद्यार्थी केंद्रित तक करना है। टीचर्स जो बेस पे है उसको हटा के हमें लर्नर्स की तरफ लेके जाना है, ताकि वो हमसे कुछ पूछने में हिचकिचाए नहीं। जब विद्यार्थियों को सब समझ में आने लगेगा, जब वो आपस में डाउट सॉल्विंग कर सकेंगे, तभी हमारा ये फायदेमंद होगा। इसलिए इसको हमको शिक्षक केंद्रित से हटा के विद्यार्थी केंद्रित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा पूछा गया है शिक्षण एक प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय। क्या होगा इसका आंसर। ये दो आंसर हो सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने इसको द्विध्रुवीय बताया है, और इसको पर अभी जो यहाँ इसका आंसर माना है वो है ए, त्रिध्रुवी। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हमारा टीचर्स ही आ गया। ठीक है,
टीचर्स हो गया। फिर हमारा आते हैं स्टूडेंट, और फिर एक हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो ये तीनों मिलकर एक प्रक्रिया बनाते हैं, इसीलिए इसको त्रिध्रुवी कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं? ये जो हमारा यूनिट 1 है उससे है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमेशा हम हर बार प्रश्न देखते हैं कि हाँ यहाँ से तो हमेशा प्रश्न आते ही है। ये तो बताइए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर? एक होता है राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर, अध्यापक स्तर, विद्यार्थी स्तर, अभिभावक स्तर। क्या होगा तो इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा स्मृति स्तर, समझ और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर पर ऐसा होता है कि यहाँ बच्चों को कुछ चीजें रटाई जाती है। जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं तो उनको जब कुछ चीजें रटाई जाती है उसे स्मृति स्तर बोलते हैं। समझ स्तर, जहाँ पे उनको कुछ चीजें रटाई जाती है पर वो खुद उनकी एक समझ भी डेवलप हो जाती है, तो उसको हम समझ स्तर बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला स्तर आता है वो है चिंतन स्तर। यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ बच्चों की एक समझ भी विकसित पहले से हो चुकी होती है, तो वो चीजों को पे सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं चिंतन स्तर। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? चलिए बताइए। यहाँ पूछताछ की भावना मतलब यहाँ विद्यार्थी शिक्षक से पूछने में हिचकिचाए नहीं, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बहुत आराम से पूछ पाए, कि बोलते हैं कौन सी वो ऐसी विधि है? परियोजना विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि? तो इसका आंसर आएगा अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रयोजना विधि में हम वो तैयार करते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है, ये उसकी प्रयोजना बताता है। अन्वेषण विधि में करता है कि जब हमारे पास में कुछ पूछना हो तो वो हम शिक्षक से बहुत आराम से पूछ पाए, तो वो अन्वेषण विधि के अंतर्गत आता है। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आता है कि जब हम समस्या को कैसे समाधान करना है हम वहां तक पहुंच जाते हैं, वो आता है हमारा समस्या समाधान के अंदर। और प्रयोगशाला विधि, जब हम लैब में कुछ प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कुछ वैज्ञानिक चीजें होती है वो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत यूज होती है। तो जब हमारा ये आता है पूछताछ की भावना तो वो अन्वेषण विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से है। यहाँ पे शोध से हमेशा ही प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो शोध करते हैं तब हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। आपको ये पूरा इसका हमको अनुक्रम याद होना चाहिए कि पहले हमारे शोध रिसर्च में क्या आता है, बाद में क्या आता है, इसको पूरे से आपको जमाना पता होना चाहिए। इसके सारे स्तर: सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, समस्या के समाधान की खोज करना। क्या आएगा पहला इसका? क्या आएगा? अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। हम पहले यही पता करेंगे ना कि हमें कौन से क्षेत्र में अनुसंधान करना है। हम पहले अनुसंधान का क्षेत्र खोजेंगे कि हमें शोध किस विषय में करना होगा, तो पहले हम वो करेंगे। उसके बाद हम स्रोतों की खोज करते हैं कि कौन से ऐसे स्रोत होते हैं, ये तो सारी चीजें बाद में ही आएगी ना। हम फिर स्रोत देखेंगे कि वो कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमारे शोध में हमको काम आए, तो ये सारी चीजें तो हम बाद में देखेंगे। फिर ये सर्वेक्षण, ये तो इसके बाद में होगा सर्वेक्षण। हम सर्वेक्षण भी बाद में करते हैं कि जो हमने शोध किया है उसका क्या ये सर्वेक्षण सही निकला, गलत निकला, ये सारी चीजें भी बाद में होती है। फिर ये समस्या के समाधान की, पहले हम समस्या पता करेंगे, हमारे क्षेत्र पता करेंगे, उसके बाद ही समाधान की खोज करेंगे, तो ये भी इसके बाद में आएगा। तो अभी इसका आंसर होगा अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। ये सी आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है? ये भी हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का है। यहाँ पे दो प्रकार के परीक्षण होते हैं,
गैर पैरामेट्रिक और एक पैरामेट्रिक परीक्षण होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अभी पूछ रखा है कि गैर पैरामेट्रिक परीक्षण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा बी, माध्यिका परीक्षण। कि जो माध्यिका का परीक्षण होता है वो गैर पैरामेट्रिक में आता है, और जो बाकी के तीनों है, प्रसरण का विश्लेषण, प्रसरण का विश्लेषण और जटिल अनुपात, ये तीनों पैरामेट्रिक परीक्षण होते हैं। तो इसका आंसर बी राइट हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में शोध के सारे क्रम पता होने चाहिए, उसी से देखिए आप अगला सवाल आ गया। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपको पता होना चाहिए कि हमें किस, वो जो पूरी यूनिट है उसमें किस टॉपिक पे ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या आएगा सही आंसर, समस्या, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या रिसर्च में जब हम अगर किसी जनसंख्या विशेष पर करते हैं तभी आएगा, पर यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते हम। और देखो यहाँ पे इन्होंने अनुसंधान का सर्वे करना, उन्होंने पहले ही सर्वे कर दिया, तो ये गलत हो गया। अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, ये भी हमारे रिसर्च में बाद में होता है कि चरों को हम पहले परिभाषित नहीं करते, पहले हमको अनुसंधान समस्या की पहचान करना, हमें सबसे पहले ही हमें समस्या का पहचान करना, यही सबसे पहले क्रम पे आएगा। तो हमारा ये सही आंसर हो गया। ऐसे भी आपको ऑप्शन के माध्यम से भी हमें सबसे पहले गलत, अगर हमें ये प्रश्न नहीं आता है पूरे सही से, तो हमें पहले जो गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना याद होना चाहिए कि हाँ ये चरों को परिभाषित करना तो हो ही नहीं सकता है, तो हमें ऐसे करके पहले 3 ऑप्शन को गलत करना और एक पे सही आना। अगर हमें नहीं आता तो ये हमारे दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि धीरे धीरे हम सही आंसर पे पहुंचे। तो इसका ए आंसर सही हो गया। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है, बताइए। ऐतिहासिक, प्रायोगिक, कार्योत्तर विधि या नववंश विज्ञान। तो देखो ये हम ऐतिहासिक को समझते हैं, ऐतिहासिक नहीं हो सकता, ये तो हमारी इतिहास की चीजों के बारे में जब हम शोध करते हैं वो ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। जब हम कुछ प्रयोग करते हैं या कुछ प्रयोग वाली चीजें करते हैं तब वो प्रायोगिक के अंतर्गत आता है, सॉरी। कार्योत्तर विधि, जब हम पूरा कार्य कर लेते हैं उसके बाद जो हम वो विधि का प्रयोग करते हैं वो कार्योत्तर विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन नववंश विज्ञान ये ऐसा है, ये सामाजिक विज्ञान में किसी कुछ जनजातीय, किसी जातीय की कुछ परिभाषा के रूप में या उनके लोगों की धारणा, उनके पारंपरिक खान पान, किसी विशेष के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे नववंश विज्ञान कहते हैं। किसी विशेष समुदाय की खान पान, जाति, संस्कृति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम नववंश विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। अब यहाँ है SPSS से आशय है, फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, तो जो भी अभी तक फुल फॉर्म आए हैं किसी संस्थान का नाम, आप वो लोग भी बहुत अच्छे से पूरी लिस्ट बना के वो भी तैयार रखना, क्योंकि फुल फॉर्म से यहाँ हमारे पेपर में 2-3 सवाल तो आते ही है, कम से कम 2 सवाल तो हमारे ये अभी एमपी सेट 2022 में ही आए। तो आप फुल फॉर्म वाले पूरे क्वेश्चन अभी से रेडी करके रखना। इसका सही आंसर होगा सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाले 5 नंबर करना हमारे लिए बहुत इजी है, तो इसलिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद हमें सवालों पे जाना होता है। 1863 में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम में विश्व भारती का विकास हुआ। आश्रम का तात्पर्य रिट्रीट होना था, सत्य के बाद सार्थक आकार, शांति, एकांत में ध्यान लगा सकते थे। 91 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रायोगिक स्कूल प्रारंभ किया गया था जो प्रकृति से विमुख नहीं, जहां विद्यार्थी स्वयं को बड़े समुदाय का सदस्य महसूस कर सके,
और जहाँ से स्वतंत्रता, आपसी विश्वास और आनंद के वातावरण में सीख सके, विकसित हो सके। 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, के रूप में आधार विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जहां भारत और पाश्चात्य देशों की संस्कृतियां एक स्थान पे मिल जाती है। चलिए, तो हम एक बार ना ऐसे शॉर्ट नोट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये ईयर इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, कब इसकी स्थापना हुई ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको अपने पेंसिल से इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको ज्यादा समय भी व्यर्थ नहीं हो। उसके बाद हम प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारे शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमने पैसेज में पहले ही अंडरलाइन किया था कि शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, उनके रविन्द्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ के द्वारा। तो आपको ऐसे जल्दी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। आश्रम का उद्देश्य क्या था, बताइए। हमने पढ़ा था शांति और एकात्म में मध्यस्थ, सॉरी, शांति और मध्यस्थता में ध्यान करना। वहां पे हमको शांति और एकांत में हम ध्यान करेंगे, ये उसका मेन उद्देश्य था। इसका आंसर डी हो गया। प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, बताइए। जो भविष्य से अलग हो या जो प्रकृति से अलग न हो, सॉरी, जो भविष्य से अलग ना हो, जो प्रकृति से अलग ना हो, या जो प्राणियों से अलग ना हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऐसी शिक्षा जो प्रकृति से अलग नहीं हो। हमें प्रकृति में रह के ही शिक्षा करनी, ताकि हमें प्रकृति का भी महत्व पता चल सके। ऐसा अभी हमने आगे पैसेज में पढ़ा ही था। विश्व भारती है, हमने अंडरलाइन किया था कि क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय विश्व का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं? वहां पे हमने पढ़ा था प्रकृति से विमुख का मतलब होता है प्रकृति से अलग, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकृति से विमुख का मतलब होता है कि प्रकृति से अलग होना। ये हमने वो पैसेज में पढ़ा था, इसको अंडरलाइन भी किया था ताकि हम सब अच्छे से चीजें पता कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते। संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। जो हमारा संचार होता है, कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4, उसमें जो सर्कल नेटवर्क होता है वो हमें क्या अनुमति देता है? देखिए, यहाँ पे हम शॉर्ट से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल में एक हब जुड़ा होता है और उसमें फिर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपस में बात कर। तो यहाँ क्या लिखा, अब हम पढ़ लेंगे। प्रत्येक सदस्य के समूह में प्रत्येक अन्य सदस्यों का तक आसान पहुंच होती है। प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्तियों से बातचीत करनी है और आगे नहीं। ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार, लेकिन बाद में नहीं, या उपयुक्त सभी। बताइए इसमें क्या हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पूरा ये डायग्राम भी बना के बताया है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं, देखो मैंने बताया कि ये इससे भी बात कर सकता है और ये इससे भी बातें कर सकता है। अपने बाएं या दाएं व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं, मतलब ये सिर्फ इनसे बातें कर सकता है, ये यहाँ तक नहीं जा सकता है ना। हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है कि प्रत्येक अन्य, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो प्रत्येक से नहीं कर सकता कि वो इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, यहाँ भी कर ले, यहाँ भी। वह बात करेगा सिर्फ अपने बाएं या फिर दाएं बैठे व्यक्ति से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए, ग्रेपवाइन संचार में शामिल नहीं है। ग्रेपवाइन संचार ऐसा होता है, इसे हम अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब जैसे ऑफिस में हमारा एक
ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन क्लाइंटों के बीच में हो सकता है, आपस में अपने एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है, तो उसे हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो हमारा अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, वो श्रृंखला में भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने बात करी, फिर वो आगे किसी से बात करने लग गया और उसने आगे अपने एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताया, तो वो श्रृंखला प्रणाली, हाँ ये तो आएगा। क्लस्टर प्रणाली, मतलब वो ग्रुप में बातें करते हैं, मिल के 4-5 लोग ग्रुप में बातें करते हैं, उसको क्लस्टर प्रणाली बोलते हैं। गोसिप प्रणाली, वो आपस में बातें करते हैं, उसको गोसिप। पर ये मेटा संचार नहीं होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ये मेटा संचार ग्रेपवाइन संचार में नहीं आता है, इसलिए मेटा संचार होगा। मेटा तो आपने अभी वर्ड सुन भी रखा होगा, ये तो हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, तो ये ग्रेपवाइन संचार में कैसे आ सकता है, ये तो हमारा अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ग्रेपवाइन संचार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। जब किसी के चेहरे से, किसी के भावों से, जब अमौखिक संचार को किस से जाना जाता है? ग्रेपवाइन, भावनात्मक संक्रमण, अनुनयन, सूचना अधिभार। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक संक्रमण। क्योंकि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है आपके चेहरे के भावों या अवाचिक व्यवहार से, तो वो हमारा भावनात्मक संक्रमण के अंतर्गत आता है। जब हम ये पूरी यूनिट पढ़ते हैं तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अमौखिक संचार, मौखिक संचार, तो उसमें ये सारी चीजें आती है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करके बहुत अच्छे से जाना है, इसमें हमेशा यहाँ सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? आपको पता होना चाहिए कि अधोमुखी संचार सबसे पहले किसे कहते हैं। अधोमुखी संचार होता है जब कोई संचार नीचे की ओर, यहाँ पे जैसे बॉस है, यहाँ पे फिर नीचे और मैनेजर आ जाते हैं, यहाँ पे फिर एम्प्लॉयज आ जाते हैं, फिर यहाँ पे नीचे और इंटर्न लोग आ जाते हैं, करते हैं। तो जो बॉस है वो ऑर्डर देता है मैनेजर को, मैनेजर फिर एम्प्लॉय को, फिर एम्प्लॉय इंटर्न को देता है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है, उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं, हम वो समझने का प्रयास करेंगे और फिर यहाँ पे बताएंगे। लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, हाँ, क्योंकि जो हमारे बॉस से जो इंटर्न तक जो भी समाचार आते हैं वो लिखित आते हैं, नोटिस आता है, बॉस होता है वो नोटिस जारी करता है और फिर नीचे इंटर्न लोगों तक वो आता है। संदेश अधिभार, हाँ संदेश का बहुत अधिभार भी होता है। छानना, कुछ चीजें वहां से वहां तक आती है और कुछ चीजें नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे अधोमुखी संचार के दोष है। आपको अधोमुखी संचार, ऊर्ध्वमुखी संचार सभी अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर एक फुल फॉर्म से प्रश्न आया है, तो आपको फुल फॉर्म तो बहुत अच्छे से करना है, एक पूरे अलग से नोट्स बना लीजिए फुल फॉर्म का। आपके यूनिट नंबर 8 आईसीटी, उसमें भी बहुत फुल फॉर्म है, वहां से भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम एमई कॉम है, इसका अभिप्राय है, क्या आएगा इसका? का ऑप्शन नंबर बताइए, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, प्रबंधन और कर्मचारी संचार, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय सॉरी, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये कम्युनिकेशन, पे आएगा एम्प्लॉय, यहाँ पे आएगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। इसी प्रकार आपको सारे फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आपको सारे फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करने हैं। चलिए अब मैथ्स का बहुत आसान सवाल है। एक कक्षा में 15 छात्रों को और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, फिर शिक्षक की आयु कितनी है? सबसे पहले हमको यहाँ पे औसत का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एवरेज का। आप सभी लोगों को आता ही होगा एवरेज का, तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। हाँ,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एवरेज का आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन नंबर है वो आता है, और उसके अपॉन में होता है नंबर्स टोटल कितने हैं। तो आप यहाँ बताइए, यहाँ पे पहले कितने लोग थे, 15 छात्र थे और एक शिक्षक था, हमारे पास सबसे पहले तो 16 लोग हो गए, ठीक है। और उनका एवरेज कितना था, और उनका औसत आयु 18 वर्ष थी। हम यहाँ पे जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 18 का 108 228 आ रहा है सभी लोगों का। अब फिर यहाँ आगे क्या बोला जाता है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है, मतलब हमारे पास एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है कि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है, तो छात्रों की औसत आयु भी 1 वर्ष कम हो जाती है। जब एक शिक्षक को हटाया तो उनका औसत भी है वो पूरा 1 से कम हो गया। तो अब इसका आगे करेंगे, यहाँ पे अब 15 लोग हो गए और उनका औसत भी 1 से कम हो गया, तो 17 हो गया। 17 की टेबल 5 बार, 17 पंजे 85 का 5, 1, 17 और 8 55 आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगर आपको आपके पास आगे भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। ये पूरा यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टकट भी आता है, अगर कोई किसी को मैथ्स में बहुत अच्छे से शॉर्टकट आते हैं तो वो उससे भी कर सकता है, पर ये एक हमारा बेसिक तरीका है जो हम लोग बहुत पहले से करते हुए आए, 5th 6th से ही शायद एवरेज शुरू हो जाता है, और आप लोगों ने तो किया ही होगा 10th तक। तो ये हमारा बेसिक, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 3 हो गया, सॉरी। अब अगला हमारा परसेंटेज से है, चलिए करते। एक गांव में 250 किसानों में से 28 किसानों ने गन्ने की फसल ली है। इन गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहले से दिया रखा है कि 250 किसान है एक गांव में, तो हम 250 लिख लें। अब उसका 28% किसानों ने गन्ना लिया है, तो अब 28 लिख लेंगे। यहाँ जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, ठीक है। अब उसमें यहाँ बताया है कि 40% जो किसान है वो सहकारी किसान है, तो चीनी के, तो यहाँ पे हमसे वही पूछा है, तो ये भी यहाँ पे करते हैं 40/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 हट गया, 4 की टेबल, हाँ 25 हो गया, यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 28। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही था। तो ऐसे मैथ्स में हमारे इजी सवाल आते हैं, अगर आपको बहुत अगर इजी ट्रिक पता हो तो ये सवाल और भी जल्दी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो गया। किसी सांकेतिक भाषा में यदि BINI शब्द को 310152 के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार से दहली को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पे लिख सकते 310। आपको सबसे पहले हम नंबर्स अल्फाबेट्स के पता होने चाहिए कि ये बी ये कौन सा नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। 9 आई आता है 9 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पे, और ए आता है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे सब में +1 हुआ है, 9 का 10 हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है, 14 का 15 हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है, 1 का 2 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो अब हम इसी प्रकार से दहली का कर लेंगे। अब हमको पता लग गया है कि यहाँ पे हमेशा सब में +1 हो रहा है, तो अब हम दहली का कर लेंगे। दहली का सभी को पता है, नंबर सभी को याद होने चाहिए अल्फाबेट के बहुत जल्दी, ताकि हमको ये प्रश्न करने में फिर देर नहीं लगे। डी का होता है 4, का होता है 5, एल का होता है, एच का होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा
5, 5 का क्या हो जाएगा 6, 12 का क्या हो जाएगा 30, 9 का क्या 8 का क्या हो जाएगा 9, और 9 का क्या हो जाएगा 10। 5, 6, 13, 9, 10, या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। 5, 6, 13, 9, 10। आप ऐसे कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से करके जाना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का अनुपात 3:2 है। अगर शहर में 750 व्यक्ति है, फिर शहर में कितने बेरोजगार लोग हैं? को यहाँ पे पहले कार्यरत और बेरोजगार दोनों लोगों का अनुपात दे रखा है, जो है 3:2, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 750। तो यहाँ पे ये टोटल कितने लोग हो गए 5 लोग हो गए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 750। तो हम सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 0। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी, अब हम यहाँ पे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कार्यरत की भी निकाल सकते हैं और बेरोजगार की भी। तो यहाँ पे बेरोजगार की पूछी है, तो बेरोजगार कौन से पे आ रहा है 2, हमको 2 नंबर की वैल्यू निकाल 2 यूनिट की, तो आ जाएगा 2 × 150। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, 300 कहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे। आगनात्मक तार्किकता आधारित है। जो हमारा आगनात्मक तर्क है वो किस पर आधारित होता है, प्रकृति की समरूपता पर। प्रकृति की समरूपता पर वो कैसे आधारित होता है कि प्रकृति समान स्थितियों में समान परिणाम देती है। अगर यहाँ कोई स्थिति एक मेरे लिए जैसी होगी, वैसी ही वो आप लोगों के लिए भी होगी। तो वैसे ही आगनात्मक तर्क उसी पर आधारित होता है कि प्रकृति समान स्थिति में, जब हमारे पास में समान स्थिति रहेगी तो वो हमको परिणाम भी समान देगी। तो यहाँ पे इसका उदाहरण, इसका सही आंसर होगा प्रकृति की समरूपता पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। कौन से कथन एक दूसरे के प्रतिवादी है, प्रतिवादी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, कौन से आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि सभी पुरुष अच्छे हैं, तो मतलब ये यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव है ये। कोई आदमी अच्छा नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। कुछ पुरुष अच्छे हैं, तो ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला हो गया। कुछ पुरुष अच्छे नहीं हैं, तो ये भी यहाँ पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया ये वाला। तो जब हमें कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हमसे यहाँ पे उप प्रतिवादी पूछा होता, सब कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा होता, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर ए पॉजिटिव को और पर्टिकुलर नेगेटिव को करते हैं। पर यहाँ अभी हमसे प्रतिवादी पूछा है, तो ये हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में कॉन्ट्राडिक्टरी की जगह सब कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ ले, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारे इंडियन लॉजिक से आया है, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए कि न्याय वाक्य एक औपचारिक 5 स्तंभ तर्क वाक्यों को नियोजित करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे पहाड़ पर आग लगी है, तो ये काय का क्या होगा इसका, ये हमारी प्रतिज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, ये इसका कारण, इसका हेतु बता रहा है। क्योंकि आग कहाँ लगी है पहाड़ पर, और वहां से क्या निकल रहा है धुआं। तो हमको पता लगा कि रीजन, हमको कैसे पता लगा आग लगी है, क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है, रीजन हमको पता लगा, इसलिए ये हेतु में आ जाएगा। जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है, ये हमको उदाहरण बता रहा है कि जैसे हम कहीं पे देखें कि जहां आग है वहां पे तो जहां से धुआं निकल रहा है वहां से आग जरूर होगी, या जहां पे धुआं होता है वहां आग होती ही है। तो ये हमको एक उदाहरण बता रहा है। फिर पहाड़ पर धुआं है, ये एक उपनयन हो गया, इसलिए पहाड़ पर आ गया, हमने एक निष्कर्ष निकाल दिया और ये निगमन में आ गया। तो इसका सही आंसर होगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, ये लॉजिक से भी प्रश्न आते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से करके जाना। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है? हमारे हेत्वाभास का एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है। इसका आंसर आएगा सव्यभिचारी। ये जो हमारे मध्य पद है ये उसमें स्थित नहीं रहता है, कभी कभी स्थित रहता भी है और कभी कभी नहीं भी रहता है, तो उसको सव्यभिचारी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी है इसलिए कौवे भी अंडे देते हैं। उपयुक्त कथन में किस प्रकार का तर्क है? तो आपको तो यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, मतलब एक हमने जनरल सी थ्योरी पहले ही दे दी है जो सभी पे लागू होगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि कौवे पक्षी है, कौवे अंडे देते हैं। तो ये किस प्रकार का हमारा तर्क होता है? ये हमारा होता है निगमनात्मक तर्क, जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ चलता है। कि हमने ये जनरल थ्योरी दे दी, अब हम पर्टिकुलर कौवे को भी ऐसा बोल सकते हैं कि वो भी अंडे देते हैं या फिर कौवा पक्षी है। ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संचार का स्रोत नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे इसका पहला ही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार। क्योंकि हमारे पास में एक होता है प्राथमिक सम्यक और एक होता है द्वितीयक सम्यक। तो जब यहाँ पे साक्षात्कार है तो ये तो प्राथमिक में आ गया ना, हम एक दूसरे के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। बाकी ये सब हमारे प्रतिवेदन, प्रकाशन, ये सभी हमारे द्वितीयक सम्यक के उदाहरण है। यदि समकों का वर्गीकरण 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के रूप में किया जाता है तो वर्गीकरण की यह विधि कहलाती है। ये आपने मैथ्स में जरूर 10th तक आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा, उसमें ये जरूर होगा। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। व्यक्तिगत विधि, अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, खंडित विधि। तो इसका आंसर आएगा अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि में ऐसा होता है कि जैसे ये 0 से 10 है तो वापस से जो इसका हाईएस्ट टर्म है हम नेक्स्ट वाले में इसके लोएस्ट टर्म में ये यूज करेंगे 10 to 20। अब जो ये हमारा लोएस्ट, इसका जो हाईएस्ट है इसको हम नेक्स्ट वाले का हाईएस्ट पॉइंट बना देंगे, इसको ही अपवर्जी विधि बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय चित्र का प्रकार नहीं है, जिसमें द्विविमा नहीं आती है? बताइए। इसका आएगा डी ऑप्शन नंबर, आवर्ती चित्र, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी चित्र होता है, इसमें कोई द्विविमा नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना ये। हाँ, माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखा की सहायता से किया जाता है वह कहलाती है। इसका आएगा संचयी आवृत्ति वक्र, क्योंकि जब हम माध्यिका का मान निकालते हैं तो ऐसे एक रेखा, यहाँ पे हम माध्यिका का मान निकालते हैं तो ये हम ग्राफ से करते हैं और इसको संचयी आवृत्ति वक्र बोलते हैं। ये मोड का फॉर्मूला आ चुका है। जब भूयिष्ठिक अवर्णीय हो तो इसका निर्धारण जिस सूत्र से किया जाता है, मोड, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में, ये 10th के में तक भी आता ही है, ये तो फिर सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3, Z इक्वल्स टू 3 माध्यिका -2x। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? कंप्यूटर में जो हमारा डाटा स्टोर रहता है तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें हम बहुत बड़ी MB GB तक हमारे डाटा को रखने में समर्थित है? केंद्रीय प्रसरण इकाई, CPU, रैम, स्टोरेज डिवाइस, रोम। इसका आएगा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसमें हम बहुत MB तक हमारा डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। रैम और रोम इससे कम क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, जिस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है,
बताइए, तो आपने पढ़ा होगा। मॉडेम, ये जो हमारा मॉडेम होता है वो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, ये भी याद रखना। ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, जो हमारे टेलीविजन को कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? आप सभी लोगों ने सर्च इंजन का तो इस्तेमाल किया होगा। जब हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है, कुछ जानकारी हमें गूगल से सर्च करनी होती है, तो हम किस पे जाते हैं? सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। तो गूगल तो हमारा सर्च इंजन है, तो ये एक ऑप्शन तो हट गया। आपने याहू भी सुन रखा होगा। आपने डॉग पाइल हो सकता है कि नहीं सुना हो, पर ये भी हमारा एक सर्च इंजन का प्रकार है। जो ये अपोलो है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। तो याद रखना, अपोलो सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू और डॉग पाइल ये हमारे तीनों सर्च इंजन के प्रकार है। ठीक है। भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? भारत में शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? बताइए। क्या आएगा? एडुसेट। तो कब भेजा था? 2004 में। का ईयर भी आपको सभी के ईयर भी याद रखने, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईयर पे ही बन जाए। तो ये एडुसेट हो गया, इसको 2004 में भेजा गया था। ठीक है। देखिए, फिर भी वापस से फिर नेप्टेल का फुल फॉर्म का पूर्ण रूप का फिर आ गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या आएगा? नेशनल प्रोग्राम तो सभी में है ऑफ। अच्छा, देखो ये यहाँ से कट हो गया, इसमें ऑन नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। अच्छा ठीक है। और ये पता होना चाहिए ये 2003 में आया था। से ही हमारे स्वयं प्रभा और ये सारे भी चैनल जुड़े हुए हैं नेप्टेल के माध्यम से ही, तो ये 2003 में आया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र में निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? ये हमारा थोड़ा करंट से बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आएगा कि तीसरा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा। पहला चाइना का रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का रहा है, फर्स्ट किसका रहा है? चाइना का, दूसरा रहा है हमारे ऑस्ट्रेलिया का, और फिर थर्ड पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2029 और 30 के लिए कुल स्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश निर्धारित है। मतलब जो हमारी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उसका कुल कितना मतलब अंश निर्धारित किया गया है, परसेंटेज में पूछा है आपसे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 51.41%। ठीक है। ये भी थोड़ा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हमसे 2000 और 29 तक हमारे जो कुछ लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य में आता है ये कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए 51.41, इतना इन दोनों को मिला के होना चाहिए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबने आप सभी लोगों ने सुना होगा। सतत विकास लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। में 20 लक्ष्य और 180 टारगेट है, इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, केवल सेकंड। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 17 लक्ष्य बताए हैं और 169 टारगेट्स। ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें 17 गोल्स है और 169 टारगेट्स दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है? ये आपने ये वाला अधिनियम तो पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमेशा कभी कभी इसका डायरेक्ट ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें अभी हमसे पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, आर्द्र भूमि, चिड़ियाघर एवं उद्यान, तटीय विनिमय क्षेत्र। तो इसमें आएगा चिड़ियाघर एवं उद्यान, ये इसमें अभी सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों चीजें इसमें सम्मिलित है। ठीक है। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी
के संबंध में विचार निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया। भारत इसकी एक पार्टी है। भारत ने इस पर 1996 में हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, और अगर जो गलत है तो उसका फिर सही आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे अगले एग्जाम में यही आ जाए। तो ये जो हमारे दोनों कथन है, फर्स्ट और सेकंड, ये सही है। कहाँ पे लिखा है फर्स्ट और सेकंड? हमारे ए में। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा तीसरा गलत क्यों? क्योंकि इसने 1994 को साइन किया था। ठीक है। और ये 22 जून को नहीं, 22 मई को मनाया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? ये कौन से 3 ऐसे विश्वविद्यालय है? इनको सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इन्हें ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जो हमारा लंदन विश्वविद्यालय है उसके कॉन्सेप्ट पे इस्तेमाल किए गए थे। चलिए बताइए तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा कलकत्ता। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इन तीनों को 1857 के दौरान तीनों को एक साथ स्थापित किया गया था, और इसको लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उनको ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? हमसे पूछा है कि स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है। ई ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन चर्चा मंच ये भी है, ई कंटेंट है, पॉडकास्ट नहीं। पॉडकास्ट तो ये सारी चीजें अभी आपने देखी होगी कि पॉडकास्ट तो अभी शुरू हुए। इसकी जगह क्या आएगा? असेसमेंट, मूल्यांकन। इसकी जगह एक और कौन सा है? मूल्यांकन। ये है हमारे चतुर्थांश में स्वयं के। तो याद रखना चौथा कौन सा है? मूल्यांकन। हम्म। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसमें जो हमारे हायर एजुकेशन में वो 50% तक बढ़ाना है, तो वो कौन सी समय सीमा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2035। इसमें और भी बहुत सारी हमको 2020 में जो हमारी नई राष्ट्रीय नीति आई है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे संकल्प है, तो आपको वो भी याद करना है। हो सकता है अगले फिर उन्हीं संकल्प से आ जाए, तो आपको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की स्थापना 1994 में किसके द्वारा की गई थी? ये तो बहुत इजी आंसर है, यूजीसी के द्वारा की गई। ये यूजीसी जो है उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, नेक की। ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटी। कब स्थापित किया गया था? और आपको ये भी बताना है कि ये कौन सी थी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, एपी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ये हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, तो आप लोग ये सब लोग ये बताना कि इसका अभी नाम चेंज हुआ है, तो इसका नाम क्या है? न्यू नेम। आपको इसका न्यू नेम बताना है कि अभी इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसका न्यू नेम क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। का ऑप्शन नंबर यही है। तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे हमारा पेपर 1 का बैच पहले से ही लॉन्च हो चुका है। 15 अक्टूबर से ये लॉन्च हो चुका है। तो अगर किसी को जुड़ना हो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना हो, तो इस बैच में जुड़ सकता है। इसके आगे के जो यूनिट्स है मैं कवर करवाने वाली हूँ। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी पेपर 1 के लिए शुरू हो रहा है। उसमें क्योंकि आपने पहले से ही सारा सब कुछ पढ़ रखा है, बस आपको एक सही वे में डायरेक्शन में आपको बस पढ़ाई करनी है। अब तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन में जुड़ सकते हो, इससे आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो
कि आपको रोज, सबसे पहले तो आपको उसमें रोज हम डेली कुछ टारगेट्स देंगे, आपको वो पढ़ के आना है, उसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में हम आपको उसके पीवाईक्यू भी देंगे, आपको वो पीवाईक्यू से बहुत मदद मिलेगी। हम उसमें हर एक यूनिट से लगभग 500 प्लस पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे उसमें, जो प्रीवियस ईयर में आए हो। और सिर्फ एमपी सेट के नहीं, जो अदर स्टेट में सेट होता है, यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी मिल जाएंगे। और आपको उसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी विद। और आपको उसमें एक और फायदा होगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझसे लाइव सीधे पूछ सकते हो। उसमें हमारी वीक में 2-3 क्लासेस भी होगी, तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर लेना हो तो वो भी अवेलेबल है। हमारा वो मेंटोरशिप भी प्रोग्राम भी 1-2 दिन में हम लॉन्च कर देंगे। पर अभी आप हमारे इस वाले भी जुड़ सकते हो, अगर आपने अभी तैयारी बिल्कुल शुरू नहीं करी है, और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आपको अच्छे से रिवीजन करना हो, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और जो हमारे वीडियो लेक्चर में जुड़ेगा उसके लिए है कि जो भी उनका सेकेंड पेपर रहेगा उसकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आपको फ्री में मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, हमारी टीम से बात कर लेना अगर आपको जुड़ना हो तो। ठीक है, थैंक यू। तो हमने एमपी सेट 2022 का पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है। आपके लिए कुछ एक होमवर्क भी दिया है, वो भी आप कर लेना। थैंक यू।